हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेशन शुरू करेंगे एमसीक्यू बेस्ड। और यहाँ पर दो टॉपिक्स को हम लोग कॉम्प्रहेंसिवली कवर करेंगे थ्रू एमसीक्यूज। जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी डायमेंशंस हैं दो टॉपिक्स के, उनको यहाँ पर कवर किया जाएगा। जितने भी रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर कवर किया जाएगा। और जो दो टॉपिक्स डिस्कशन के अंदर रहने वाले हैं, जिसमें से पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री और दूसरा टॉपिक हमारा रहने वाला है प्री हिस्ट्री। तो डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर आप लोग भी हमारे साथ जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप अपने जो नोट्स हैं या आपका जो कंटेंट है उसको आप रिवाइज कर पाएं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा किस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, उसका भी एक आइडिया आपको हो पाए। तो शुरुआत करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। जो पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू विलियम जोन्स। तो विलियम जोन्स से ये क्वेश्चन जुड़ा हुआ है और विलियम जोन्स की बात करेंगे तो विलियम जोन्स एक प्रोमिनेंट ओरिएंटलिस्ट हैं। ओरिएंटलिस्ट शब्द की अगर या टर्म की बात करेंगे, सो ये जो टर्म है कुछ ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल होता था, कुछ ऐसे यूरोपियंस के लिए इस्तेमाल होता था जिनका इंटरेस्ट हमें एंशियंट कल्चर या ईस्ट के कल्चर में देखने को मिलता है। तो ऐसे लोगों को ओरिएंटलिस्ट कहा जाता था, जिसमें से विलियम जोन्स जो है वो पायनियर हैं। अगर उनके बारे में स्टेटमेंट की बात करेंगे तो तीन स्टेटमेंट दे रखे हैं। ही ट्रांसलेटेड भगवत गीता इन 1785। तो भगवत गीता जो है ये एक इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है इंडिया का। इसको एक इम्पॉर्टेंट फिलोसॉफिकल टेक्स्ट कहा जाता है। श्री कृष्ण का यहाँ पर इंफॉर्मेटिव मैसेज हमें देखने को मिलता है। और ये जो टर्म है भगवत, ये विष्णु भगवान के साथ जुड़ा हुआ है। विष्णु भगवान के साथ जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं वो सबके आगे भगवत लगाया जाता है। उनके साथ ये जो भगवत एडजेक्टिव है वो लगाया जाता है, जैसे भगवत पुराण हो गया, भगवत गीता हो गया। तो भगवत गीता को विलियम जोन्स ने ट्रांसलेट नहीं किया है। 1785 में जरूर ट्रांसलेशन हुआ है भगवत गीता का, तो ईयर जो है वो ठीक है। लेकिन जिसने ट्रांसलेट किया है वो भी एक ओरिएंटलिस्ट है और उनका नाम है विल्किंस। तो भगवत गीता वॉज ट्रांसलेटेड बाय विल्किंस, नॉट विलियम जोन्स। तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और 1785 में ही इसको ट्रांसलेट किया गया है। नेक्स्ट है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। उससे क्वेश्चन पूछा गया है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की बात करेंगे तो ये ओरिएंटलिस्ट का एक इंस्टीट्यूशन हुआ करता था, जहां ओरिएंटलिस्ट साथ में मिलके अपने एफर्ट्स को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं, जिसका एस्टेब्लिशमेंट जो विलियम जोन्स हैं उनकी मदद से ही किया जाता है। और वो पहले प्रेसिडेंट भी हुआ करते थे इस ऑर्गेनाइजेशन के। लेकिन इसका एस्टेब्लिशमेंट 1786 में नहीं हुआ था, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1784 में। तो ईयर यहाँ पर गलत दे रखा है, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जो थर्ड स्टेटमेंट है हमारे पास, ही ट्रांसलेटेड अभिज्ञान शकुंतलम इन 1789, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। 1789 में इसका ट्रांसलेशन हमें देखने को मिलता है, विलियम जोन्स ने ही इसका ट्रांसलेशन किया था। अभिज्ञान शकुंतलम की अगर बात करेंगे तो कालिदास का बड़ा ही खूबसूरत प्ले है ये। कालिदास ने अपने लाइफ स्पैन में 3 प्ले लिखे हैं। जो पहला प्ले है उनका, उसका नाम है विक्रम मोर वश्यम। जो दूसरा प्ले है उसका नाम है मालविका अग्निमित्रम। और जो तीसरा प्ले है अभिज्ञान शकुंतलम, इसको सबसे खूबसूरत प्ले बताया जाता है। और दो कैरेक्टर्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, एक है हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और दूसरा कैरेक्टर है विश्वामित्र की बेटी शकुंतला। और दोनों ही के बीच में यहाँ पर लव अफेयर हमें देखने को मिलता है। तो स्टेटमेंट 3 जो है वो ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर इनकरेक्ट के बारे में पूछ रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 दोनों ही इनकरेक्ट है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। 1 और 2 जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो हु अमंग द फॉलोइंग डेसिफर्ड ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो एंशिएंट इंडिया में दो मेजर स्क्रिप्ट हमें देखने को मिलती हैं। एक को कहा जाता है ब्राह्मी और दूसरे को कहा जाता है खरोस्ती। ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है इसका इस्तेमाल मेनलैंड इंडिया में हुआ करता था और खरोस्ती स्क्रिप्ट जो है इसका इस्तेमाल पाकिस्तान और अफगानिस्तान रीजन में हमें देखने को मिलता है। ब्राह्मी स्क्रिप्ट से डिराइव्ड होकर आज की सारी स्क्रिप्ट मिली है, इसीलिए ब्राह्मी स्क्रिप्ट का जो ओरिएंटेशन है वो लेफ्ट टू राइट था। वहीं खरोस्ती का जो ओरिएंटेशन है वो राइट टू लेफ्ट हुआ करता था। जब ईरान की तरफ से 6 सेंचुरी बीसी में इन्वेजन होता है इंडिया में, तो पर्शियन स्क्रिप्ट और ब्राह्मी स्क्रिप्ट के मिलने के कारण खरोस्ती स्क्रिप्ट हमें देखने को मिलती है। 3rd सेंचुरी एडी के बाद खरोस्ती स्क्रिप्ट का इस्तेमाल हमें इंडिया में देखने को नहीं मिलता।
सो द करेक्ट ऑप्शन इज जेम्स प्रिंसिप। जेम्स प्रिंसिप ने इसको डेसिफर किया था 1837 में, दोनों ही स्क्रिप्ट्स को। अशोकन एडिक्ट्स को स्टडी करने के बाद, अशोकन इंस्क्रिप्शंस को स्टडी करने के बाद, इन्होंने दोनों ही स्क्रिप्ट्स को यहाँ पर डेसिफर किया है ब्राह्मण्स की मदद से। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारे पास पेयरिंग बेस्ड क्वेश्चन है, और एक तरफ यहाँ पर स्कॉलर्स का नाम दिया हुआ है जिन्होंने कुछ बुक्स लिखी हैं, और दूसरी तरफ उनकी बुक्स के नाम दिए गए हैं। तो जो पहला नाम है हमारे पास जेम्स मिल, उनके सामने बुक का नाम दिया हुआ है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो ये गलत हो जाएगा। जेम्स मिल की जो बुक है उसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जिसको 1837 में लिखा गया है, जहां पर जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, हिंदू हिस्ट्री, मुस्लिम हिस्ट्री और ब्रिटिश हिस्ट्री। नेक्स्ट जो नाम है हमारे पास वी ए स्मिथ, तो ये पेयर भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इनकी जो किताब है उसका नाम है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अपोजिट पेयरिंग यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, जिसको 1904 में लिखा गया है, जो पहली सिस्टमैटिक किताब हुआ करती थी इंडियन हिस्ट्री के ऊपर। तो दोनों ही पेयर जो है वो गलत हो जाएंगे यहाँ पर, ये दोनों ही कॉलोनियल हिस्टोरियंस हैं। नेक्स्ट जो है वो एक आर एल मित्र, एक नेशनलिस्ट हिस्टोरियन है जिनका नाम है आर एल मित्र। उन्होंने एक किताब लिखी है इंडो आर्यंस, तो ये पेयरिंग ठीक हो जाएगी। यहाँ पर पूछा गया है हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर्स इज और आर करेक्ट, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। जो ऑप्शन ए है यानी कि एक ही पेयर यहाँ पर ठीक है। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है द वंडर दैट वाज इंडिया इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एक किताब से क्वेश्चन पूछा गया है, एक बुक का नाम दिया हुआ है द वंडर दैट वाज इंडिया, और इस बुक से यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके साथ एसोसिएटेड है ये बुक, किसने लिखी है। सो पहला ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंगम, गलत हो जाएगा। ये इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले सर्वेयर हुआ करते थे। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी इनको कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास डीडी कोसाम्बी, ये भी एक मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है लेकिन इन्होंने नहीं लिखा है इसको। तीसरा जो नाम है वो एल बाशम का है। ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल ठीक है, एल बाशम ने ही 1950 के बाद इस किताब को लिखा है। और ये जो बुक है इसके अंदर हमें डेविएशन देखने को मिलता है पॉलिटिकल हिस्ट्री से, और पहली बार सोशल हिस्ट्री और इकोनॉमिक हिस्ट्री के ऊपर यहाँ पर फोकस किया गया था। तो ए एल बाशम ने ये किताब लिखी है द वंडर दैट वाज इंडिया, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, ए एल बाशम। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी एक ट्रांसलेटेड बुक से पूछा गया है, द कोड ऑफ जेंटू लॉस। यहाँ पर ये जो टर्म है ये आपके लिए नया हो सकता है, जेंटू। ये जो टर्म है ये पोर्चुगीज ने सबसे पहले इस्तेमाल किया था हिंदू कम्युनिटी के लिए। तो हिंदू लोगों को जेंटू कहा जाता था, और तो इसका मतलब हो गया द कोड ऑफ हिंदू लॉज। और ये जो बुक है इसको जेम्स मिल, आपका विलियम्स जोन्स जो है उन्होंने ही ट्रांसलेट किया है, उन्होंने ही इसको पब्लिश किया है विलियम जोन्स ने 1776 के अंदर। और जो इंडियन धर्मशास्त्र है या जो वैदिक लिटरेचर के अंदर धर्मशास्त्र है, मनुस्मृति है, उसको यहाँ पर ट्रांसलेट किया गया है। तो मनुस्मृति और इंडियन धर्मशास्त्र को ट्रांसलेट करके उन्होंने इस बुक को लिखा है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो हु अमंग द फॉलोइंग इज द जर्मन एक्सपर्ट ट्रांसलेटेड एंशिएंट टेक्स्ट इन लार्ज नंबर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने 1857 के बाद इनको इंडिया में ये काम सौंपा जाता है कि वो एशियन कल्चर को इकट्ठा करें और उसको ट्रांसलेट करें। तो 1857 के रिवॉल्ट के बाद 50 से ज्यादा वॉल्यूम उन्होंने बाद में ट्रांसलेट किए हैं एशियन लिटरेचर के ऊपर, एशियन कल्चर के ऊपर। सो द करेक्ट ऑप्शन है सी, मैक्स मूलर। तो ये इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं हमारा पहला टॉपिक से, दैट इज इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। और इससे आपको एक आइडिया लगा होगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस तरह से आपको अपना किन चीज़ों के ऊपर आपको अपना फोकस रखना है। इससे आपने अपना जो नोट्स है उनको भी रिवाइज किया होगा, अपने कंटेंट को रिवाइज किया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे जो कि है प्री हिस्ट्री, और प्री हिस्ट्री के अंदर डिस्कस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो प्री हिस्ट्री की अगर बात करेंगे तो हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद मद्रासियन टूल कल्चर। तो मद्रासियन टूल कल्चर की शुरुआत 90th सेंचुरी में हमें देखने को मिलती है। रॉबर्ट ब्रूस फुटे, आरबी फुटे, जो उस समय के जियोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट हुआ करते थे, वो मद्रास में टहल रहे थे तो उनको एक जगह एक हैंड एक्स मिलती है, हाथ से इस्तेमाल होने वाली कुल्हाड़ी।
और पत्थर की ये कुल्हाड़ी हुआ करती थी। और यहाँ से इंडियन प्रीस्ट्री की शुरुआत, इंडियन प्रीस्ट्री की डिस्कवरी शुरू हो जाती है। और इसी इसी तरह का जो टूल कल्चर है, बाद में इसी तरह के जितने भी टूल मिले हैं वो सबको मद्रासियन टूल्स कह दिया जाता है, और ऐसे कल्चर को मद्रासियन टूल कल्चर कह दिया जाता है। क्योंकि आर्कियोलॉजी के अंदर एक कन्वेंशन है कि जहां से भी पहले एविडेंसेस हमें जिस कल्चर के देखने को मिलते हैं, कल्चर का नाम उसी जगह के ऊपर रख दिया जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, आरबी फुटे, रॉबर्ट ब्रूस फुटे। नेक्स्ट है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद क्लासिफिकेशन ऑफ प्री हिस्ट्री इनटू थ्री एजेस, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज। तो पता होगा आपको कि सीजे थॉमसन ने सबसे पहले प्री हिस्टोरिक पीरियड को तीन हिस्सों में बांटा है। स्टोन एज पहले पीरियड को उन्होंने कहा है, दूसरे पीरियड को उन्होंने ब्रॉन्ज एज कहा है, और तीसरे पीरियड को उन्होंने आयरन एज कहा है। बाद में जॉन ल्यूबॉक ने स्टोन एज को भी दो हिस्सों में बांटा है, जिसमें पहले को उन्होंने पैलियोलिथिक कहा है, और जो दूसरा कल्चर है उसको उन्होंने नियोलिथिक कहा है। और बाद में हॉर्डर वेस्ट्रॉप ने एक और ट्रांजिशन कल्चर ऐड किया है यहाँ पे, जो कि है मीसोलिथिक। तो इस तरह से हमें ये जो मैप है या जो फ्लो चार्ट है वो देखने को मिलता है प्री हिस्टोरिक कल्चर्स के बारे में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सीजे थॉमसन। 1830s में इन्होंने इसको ट्रांसलेट इस तरह से डिवाइड किया है प्री हिस्टोरिक कल्चर्स को। तो ए सीजे थॉमसन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज और आर एसोसिएटेड विद अर्लीस्ट एविडेंसेस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो एनिमल डोमेस्टिकेशन की अगर बात करेंगे तो इसके अर्लीस्ट एविडेंसेस हमें मीसोलिथिक पीरियड से ही देखने को मिल जाते हैं। मीसोलिथिक पीरियड से ही देखने को मिल जाते हैं, यानी कि 10,000 बीसी के अराउंड इसके एविडेंसेस हमें देखने को मिल जाते हैं। और जो अर्लीस्ट एविडेंसेस हमें देखने को मिलते हैं इंडिया में, वो कुछ मीसोलिथिक साइट्स हैं, जैसे आदमगढ़ और बागौर। आदमगढ़ आपका आज के मध्य प्रदेश में है, वहीं बागौर की बात करेंगे तो ये आज का राजस्थान में है। ये दोनों ही जगहों से हमें ये साइट्स के एविडेंसेस मिल जाते हैं, आदमगढ़ और बागौर। डोमेस्टिकेशन के एविडेंसेस मिल जाते हैं अर्लीस्ट डोमेस्टिकेशन के। तो करेक्ट ऑप्शन इज 1 एंड 4। 1 एंड 4 यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू पैलियोलिथिक कल्चर। तो अगर पैलियोलिथिक कल्चर को डिस्कस करेंगे तो बेसिकली 3 मिलियन ईयर्स अगो से लेके आपका 10,000 बीसी तक हम पैलियोलिथिक कल्चर समझते हैं। इस टर्म की बात करेंगे, सो द टर्म वाज कॉइन्ड बाय हॉर्डर वेस्ट्रॉप। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अभी हमने डिस्कस किया है कि हॉर्डर वेस्ट्रॉप ने नहीं, ये जो टर्म है पैलियोलिथिक और नियोलिथिक, इसका सबसे पहले इस्तेमाल जॉन लिवॉक ने किया था। तो करेक्ट ऑप्शन इज जॉन लिवॉक हो जाएगा यहाँ। 1865 में उन्होंने प्री हिस्टोरिक टाइम्स करके एक बुक लिखी है, और वहां पर उन्होंने ये जो कल्चर्स हैं, ये जो टर्म्स हैं, सबसे पहले उनका इस्तेमाल किया है। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट है, टूल्स वर मेड बाय यूजिंग लेवलॉइस टेक्निक। तो पैलियोलिथिक पीरियड में लेवलॉइस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है टूल बनाने के लिए। ये स्टेटमेंट ठीक है। मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड से हमें इस टेक्निक का इस्तेमाल देखने को मिलता है। इस टेक्निक में पहले पत्थर का एक छोटा टुकड़ा अलग किया जाता था और उसके ऊपर काम किया जाता था और उससे टूल बनाए जाते थे। इसको फ्लेक टूल भी कह दिया जाता है। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है, स्टेटमेंट ठीक है बिल्कुल। दिस कल्चर इज एसोसिएटेड विद आर्टिस्टिक एक्टिविटीज। आर्टिस्टिक एक्टिविटीज जैसे रॉक पेंटिंग्स हो गई, आर्टिस्टिक एक्टिविटीज जैसे ऑस्ट्रिच एग के ऊपर अलग अलग डिजाइन हो गई, एनग्रेविंग्स हो गई। तो इस तरह की जो आर्टिस्टिक एक्टिविटीज हैं वो हमें अपर पैलियोलिथिक पीरियड से ही देखने को मिल जाती है। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक हो जाएगा। अपर पैलियोलिथिक पीरियड से ही ये एक्टिविटीज के एविडेंसेस हमें देखने को मिल जाते हैं, और मीसोलिथिक पीरियड में जाके ये एक्टिविटीज जो हैं वो ज्यादा बढ़ जाती हैं, उनकी इंटेंसिटी हमें ज्यादा देखने को मिलती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 2 एंड 3। सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन ये इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो सी की जगह हम लोग यहाँ पे ये जो है उसको लगाएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर और स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट है वही इनकरेक्ट है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, है ना। तो इनकरेक्ट यहाँ पर पूछा गया है, तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा ए। तो ए जो हमारे पास स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट है वो इनकरेक्ट है, बाकी दोनों स्टेटमेंट ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू मीसोलिथिक एज। मीसोलिथिक एज से ये क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, और मीसोलिथिक एज जो है बेसिकली आपका 10,000 बीसी के अराउंड हमें देखने को मिलती है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर दे रखा है, बोन इक्विपमेंट्स आर फाउंड एट महादहा, सराय नहर और दमदमा। तो ये स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा, ठीक स्टेटमेंट है ये। उत्तर प्रदेश के अंदर ये साइट्स हमें देखने को मिलती हैं, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ज़्यादातर साइट्स हैं, और वहाँ से हमें बोन इक्विपमेंट्स के एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। बोन टूल्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है मीसोलिथिक पीरियड में। तो स्टेटमेंट ठीक है। अर्लीस्ट एविडेंसेस ऑफ रॉक पेंटिंग्स आर फाउंड फ्रॉम दिस पीरियड। तो ये तो गलत हो जाएगा। अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि अर्लीस्ट एविडेंसेस हमें अपर पैलियोलिथिक पीरियड से मिलते हैं रॉक पेंटिंग्स के, अपर पैलियोलिथिक, यहाँ से नहीं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, नो एविडेंसेस ऑफ माइक्रोलिथ्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम कश्मीर वैली। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक हो जाएगा कि कश्मीर वैली के अंदर हमें मीसोलिथिक साइट्स देखने को नहीं मिलते, माइक्रोलिथ्स वहाँ एब्सेंट है। तो 1 और 3 जो है वो सही स्टेटमेंट है। स्टेट जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है वो इनकरेक्ट के बारे में पूछ रहा है, तो स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो इनकरेक्ट है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। सी यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू डिस्कवरी ऑफ ह्यूमन फॉसिल। ह्यूमन फॉसिल से हमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। दो जगहों से इंडिया में हमें मेजरली ह्यूमन फॉसिल के एविडेंसेस मिलते हैं। पहला है नर्मदा वैली, अरुण सोनाकिया ने उसको डिस्कवर किया था। और दूसरा है हमारे पास 2003 में ओदाई तमिलनाडु रीजन से पी राजेंद्रन ने उसको डिस्कवर किया था। तो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट जो है वो अरुण सोनाकिया के बारे में है। अरुण सोनाकिया डिस्कवर्ड फर्स्ट ह्यूमन फॉसिल इन 1987। तो अरुण सोनाकिया का नाम ठीक है, उन्होंने ही डिस्कवर किया था नर्मदा वैली से, लेकिन ये ईयर गलत दे रखा है। 1982 में उन्होंने उसकी डिस्कवरी की थी, और उन्होंने बताया था कि होमो इरेक्टस स्पीशी का है वो। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा, ईयर की वजह से ईयर गलत दे रखा है। नेक्स्ट है, नर्मदा वैली इज द ओनली साइट इन इंडिया फ्रॉम वेयर वी हैव फाउंड एविडेंसेस ऑफ ह्यूमन फॉसिल। स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अभी हमने बताया है कि तमिलनाडु का जो ओडाई जगह है वहां से भी हमें एविडेंसेस मिलते हैं ह्यूमन फॉसिल के। पी राजेंद्रन ने 2003 में इसको डिस्कवर किया था, तो गलत हो जाएगा ये। नेक्स्ट है फा हिन लेना। तो फा हिन जो चाइनीज ट्रेवलर हैं, उनकी नाम पर कुछ गुफाएं हमें देखने को मिलती हैं श्रीलंका के अंदर, और ये जो गुफा है इसके अंदर भी ह्यूमन फॉसिल के एविडेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो ये स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा। तो स्टेटमेंट नंबर 3 जो है वो ठीक है, बाकी 1 और 2 गलत है। तो यहाँ पर भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए। तो ये ध्यान रखना है आपको कि करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है। उसको देखेंगे, सबसे पहले उसको अंडरलाइन करेंगे यहाँ पे ताकि आप उसको गलत ना कर दें। तो इनकरेक्ट पूछ रहा है यहाँ पे, तो फर्स्ट और सेकंड जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। फर्स्ट और सेकंड जो है वो इनकरेक्ट ऑप्शन है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास, मल्टीपल ह्यूमन स्केलेटन्स इन ग्रेव्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स। तो मल्टीपल ह्यूमन स्केलेटन हमें कहाँ से देखने को मिलते हैं? तो उत्तर प्रदेश की एक साइट है महादहा, वहां से हमें मल्टीपल एविडेंसेस, मल्टीपल स्केलेटल रिमेन्स के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। और प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये साइट हमें देखने को मिलती है यूपी के। तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू नियोलिथिक साइट। तो नियोलिथिक साइट या नियोलिथिक पीरियड से ये स्टेटमेंट जो है वो पूछा गया है। तो कुछ 3 स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं यहाँ पे जिनको आपको एनालिसिस करना है। पहला स्टेटमेंट दे रखा है, बार्ले इज द अर्लीस्ट क्रॉप टू बी डोमेस्टिकेटेड। तो बार्ले को लेके क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा यहाँ पे। ऐसा ही माना जाता है कि बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में सबसे पहले बार्ले को डोमेस्टिकेट किया गया था। और अगर ग्लोबल स्टेज पे भी देखा जाए तो बार्ले को ही सबसे पहले डोमेस्टिकेट किया गया था, बार्ले व्हीट को। उसके बाद बाकी क्रॉप्स का डोमेस्टिकेशन हमें देखने को मिलता है, बाकी क्रॉप्स की खेती जो है वो हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारे पास मेहरगढ़। मेहरगढ़ इज द अर्लीस्ट नियोलिथिक सेटलमेंट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो ये बात भी ठीक है, मेहरगढ़ सबसे पुराना इंडियन सेटलमेंट है जो हमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर देखने को मिलता है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान रीजन में ये साइट हमें देखने को मिलती है मेहरगढ़। 600 बीसी के अराउंड यहाँ पर पहला नियोलिथिक सेटलमेंट या पहला
सेटलमेंट हमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर देखने को मिलता है। तो ये स्टेटमेंट ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है। देयर आर नो एविडेंसेस ऑफ न्यूलिथिक सेटलमेंट इन साउथ इंडिया, गलत हो जाएगा। साउथ इंडिया से भी हमें न्यूलिथिक सेटलमेंट के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। और साउथ इंडिया के जो न्यूलिथिक सेटलमेंट्स हैं उनके साथ एक इंपॉर्टेंट फीचर हमें देखने को मिलता है, वो है एश माउंट्स, कि वहां पर बहुत सारे सेटलमेंट से राख के टीले भी हमें देखने को मिले हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है। तो जितने भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि वो करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो करेक्ट के बारे में पूछ रहा है तो 1 और 2 आर करेक्ट। सो बी जो है वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, अर्लीस्ट एविडेंसेस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज बीन कम फ्रॉम। तो कहाँ से हमें सबसे पहले देखने को मिलते हैं? तो वंस अगेन मेहरगढ़। अभी हमने डिस्कस किया कि मेहरगढ़ को अर्लीस्ट सेटलमेंट, न्यूलिथिक सेटलमेंट कहा जाता है, जहां से एग्रीकल्चर डोमेस्टिकेशन के एविडेंसेस हमें मिलते हैं देखने को। तो मेहरगढ़ जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान रीजन में है, वहां से हमें अर्लीस्ट सेटलमेंट के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और पहले इंडिया और जब एशियन डिस्ट्रिक्ट के कॉन्सेप्ट में हम लोग इंडिया के अंदर बांग्लादेश और पाकिस्तान वाला रीजन भी इंक्लूड करेंगे। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारे पास, एश माउंट्स इन इज एसोसिएटेड विद न्यूलिथिक साइट एट। तो एश माउंट्स अभी हमने डिस्कस किया है कि साउथ इंडिया के जो न्यूलिथिक साइट्स हैं वहां पर कुछ साइट्स के अंदर हमें एश माउंट्स देखने को मिले हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो लोग एनिमल हर्डिंग किया करते थे, जिसके कारण एनिमल डंग को वहां इकट्ठा किया जाता था एक जगह पर, बाद में उसमें आग लगा दी जाती थी। तो बहुत सारे एश माउंट्स वहां पर हमें देखने को मिलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है सी, संगनकल्लू। संगनकल्लू एक इंपॉर्टेंट न्यूलिथिक साइट है कर्नाटक रीजन के अंदर, और यहाँ से हमें एश माउंट के एविडेंसेस मिलते हैं। इसके अलावा तमिलनाडु में पीएम पल्ली जो साइट है, वहां से भी हमें इसके एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में उतनूर जो साइट है, वहां से भी हमें एश माउंट के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। ये सारे ही न्यूलिथिक सेटलमेंट्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू रॉक पेंटिंग्स इन इंडिया। तो इंडिया में रॉक पेंटिंग्स को लेके यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखे हैं। अर्लीस्ट एविडेंसेस ऑफ रॉक पेंटिंग्स इन इंडिया डिस्कवर्ड फ्रॉम सोहागी घाट। तो सोहागी घाट से अर्लीस्ट एविडेंसेस हमें देखने को मिलते हैं रॉक पेंटिंग्स के। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। सोहागी घाट आज के मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में है, यूपी के। और 1866 में एसीएल कार्लेल ने इसको डिस्कवर किया था। तो सोहागी घाट से हमें मीसोलिथिक टूल्स यानी कि माइक्रोलिथ्स के एविडेंसेस भी सबसे पहले देखने को मिलते हैं, और रॉक पेंटिंग्स के एविडेंसेस भी हमें यहीं से देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अर्लीस्ट पेंटिंग हैज बीन डिस्कवर्ड बाय एसीएल कार्लेल। एसीएल कार्लेल ने इसको डिस्कवर किया है। तो अभी जैसा कि हमने बताया कि बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। 1866 में एसीएल कार्लेल माइक्रोलिथ्स और रॉक पेंटिंग्स की डिस्कवरी करते हैं सोहागी घाट, मिर्जापुर, यूपी में। नेक्स्ट है हमारे पास, अर्लीस्ट एविडेंसेस ऑफ रॉक पेंटिंग्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम अपर पैलियोलिथिक पीरियड। तो ये भी ठीक हो जाएगा। हम डिस्कस कर चुके हैं कि अर्लीस्ट एविडेंसेस रॉक पेंटिंग्स के हमें अपर पैलियोलिथिक पीरियड से ही देखने को मिलते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज, ऑल थ्री स्टेटमेंट आर करेक्ट। करेक्ट पूछा गया है यहाँ पे, तो डी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों ही स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पेयरिंग बेस्ड क्वेश्चन है। एक तरफ हमें साइट्स देखने को मिलते हैं, न्यूलिथिक साइट्स हैं ये सारे, और दूसरी तरफ हमें उनके रीजन के बारे में, उनकी लोकेशन के बारे में बताया गया है। तो मेहरगढ़ एक इम्पॉर्टेंट न्यूलिथिक साइट है, और बलूचिस्तान रीजन में इसको देखा गया है। बलूचिस्तान रीजन में ये देखने को मिलती है। तो ये ऑप्शन, ये जो पेयर है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास संगनकल्लू। संगनकल्लू जो है वो अभी हमने डिस्कस किया, कर्नाटक का न्यूलिथिक साइट है। तो ये पेयर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है गुफकराल। गुफकराल और बुरजोम, ये दोनों कश्मीर के इंपॉर्टेंट न्यूलिथिक साइट हैं, जहां पर पिट ड्वेलिंग भी हमें देखने को मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि लोग गड्ढे में रहा करते थे। तो माइक्रोलिथ्स का यहाँ पर एब्सेंस हमें देखने को मिलता है। और एनिमल जो स्केलेटल रिमेन्स हैं वो भी हमें देखने को मिलते हैं। डॉग स्केलेटल रिमेन्स भी हमें देखने को मिलते हैं ह्यूमन स्केलेटल रिमेन्स के साथ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर हैं गुफकराल और बुरजोम के साथ जो जुड़े हुए हैं कश्मीर के न्यूलिथिक साइट्स। सैनुआर बिहार के अंदर एक न्यूलिथिक साइट है जो रोहतास डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। तो सिर्फ पेयर 2 जो है वो गलत है, बाकी 1, 3, 4 ठीक है। यहाँ पे करेक्ट पेयर के बारे में पूछ रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। 1, 3 एंड 4 पेयर्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास।
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू भिमबेटका। भिमबेटका वाज डिस्कवर्ड बाय अरुण सोनाकिया इन 1957। तो भिमबेटका की जो डिस्कवरी है, अरुण सोनाकिया एक इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने डिस्कवर नहीं किया था इसको। इट वाज डिस्कवर्ड बाय वी एस वाकंकर। तो वी एस वाकंकर ने इसको डिस्कवर किया है 1957 में। तो ये जो स्टेटमेंट है वो ठीक हो जाएगा, ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो डिस्कवरर है उसका नाम गलत दे रखा है। नेक्स्ट है हमारे पास, इट वॉज इंक्लूडेड इन यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट 2003। ये ठीक है, भिमबेटका यूनेस्को साइट है जिसके अंदर 500 से ज्यादा रॉक पेंटिंग्स के एविडेंसेस हमें देखने को मिलते हैं, जिनकी शुरुआत अपर पैलियोलिथिक पीरियड से ही हो जाती है। अपर अर्लीस्ट पेंटिंग बिलोंग टू मीसोलिथिक पीरियड, तो ये गलत हो जाएगा कि अर्लीस्ट एविडेंसेस हमें अपर पैलियोलिथिक पीरियड से देखने को मिलते हैं, ना कि मीसोलिथिक पीरियड से। तो स्टेटमेंट नंबर 3 जो है वो भी गलत है। तो सिर्फ 2 स्टेटमेंट ठीक है और यहाँ पर करेक्ट ही पूछ रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, एक बुक से पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटी इज एसोसिएटेड विद ओरिजिन ऑफ स्पीशी। तो एक किताब है ओरिजिन ऑफ स्पीशी, 1859 में इसको लिखा गया है। और ये जो बुक है ये एवोल्यूशन के बारे में हमें बताती है कि ह्यूमन बीइंग्स का या बाकी का जो एनिमल्स हैं उनका एवोल्यूशन हुआ है, ये ऐसे परफेक्ट फॉर्म में नहीं आए हैं धरती के ऊपर। 1859 में इस बुक को लिखा जाता है और पब्लिश किया जाता है, और चार्ल्स डार्विन की बुक है ये। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री। तो फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री किसको कहा जाता है? तो अभी हमने डिस्कस किया कि रॉबर्ट ब्रूस फुटे को 90th सेंचुरी में मद्रास के अंदर एक हैंड एक्स मिलती है, हाथ की कुल्हाड़ी, और यहाँ से इंडियन प्री हिस्ट्री की डिस्कवरी जो है वो शुरू हो जाती है। इसीलिए इन्हीं को फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री भी कहा जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, अर्लीस्ट एविडेंसेस ऑफ कंट्रोल्ड फायर हैव बीन फाउंड फ्रॉम। तो कहाँ से हमें कंट्रोल्ड फायर का इन्वेंशन नहीं हुआ है, फायर तो पहले से एग्जिस्ट करती थी नेचर के अंदर, लेकिन इसको कंट्रोल करना सबसे पहले बेलान वैली के जो लोग हैं उन्होंने सीखा था। उत्तर प्रदेश के अंदर, यूपी के अंदर जो बेलान वैली है वहां पर सबसे पहले चावल की खेती भी हमें देखने को मिलती है। तो वहां पर सबसे पहले हमें कंट्रोल्ड फायर के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। पहले हुस्की वैली को माना जाता था कर्नाटक रीजन में, लेकिन अभी जो अर्लीस्ट डिस्कवरी, जो अभी लेटेस्ट डिस्कवरीज हैं वहां पर बेलान वैली को अर्लीस्ट साइट माना जाता है कंट्रोल्ड फायर के एविडेंसेस को लेके। तो करेक्ट ऑप्शन इज बेलान वैली, सी। नेक्स्ट है हमारे पास ओल्डोवन और ऑस्ट्रियन। तो ये दो तरह के टूल कल्चर हैं हमारे पास, ओल्डोवन टूल कल्चर और ऑस्ट्रियन टूल कल्चर। और ये दोनों ही तरह के टूल कल्चर्स को यहाँ पर बताया गया है कि कौन से पीरियड के साथ एसोसिएटेड है। ये दोनों ही कल्चर जो पैलियोलिथिक पीरियड है उसके साथ एसोसिएटेड है। ओल्डोवन टूल कल्चर के अर्लीस्ट एविडेंसेस हमें अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से देखने को मिलते हैं, केन्या से देखने को मिलते हैं। और ऑस्ट्रियन टूल कल्चर के जो एविडेंसेस हैं वो हमें फ्रांस की एक जगह है सेंट ऑशिल, वहां से देखने को मिलते हैं। इसीलिए इसको ऑस्ट्रियन टूल कल्चर भी कहा जाता है। और ये दोनों ही तरह के टूल कल्चर पैलियोलिथिक पीरियड के साथ जुड़े हुए हैं, पैलियोलिथिक टूल्स के साथ जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो कुछ इस तरह है, अर्लीस्ट एविडेंसेस ऑफ राइस कल्टीवेशन हैव बीन फाउंड फ्रॉम। राइस कल्टीवेशन के अर्लीस्ट एविडेंसेस इंडिया में हमें कहाँ से मिलते हैं? तो बेसिकली इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है राइस कल्टीवेशन के बारे में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बेलान वैली, है ना। तो बेलान वैली अभी हमने डिस्कस किया, यूपी के अंदर जो बेलान वैली है वहां से हमें अर्लीस्ट एविडेंसेस मिलते हैं राइस कल्टीवेशन के। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास मीसोलिथिक साइट से है। एक तरफ मीसोलिथिक साइट दे रखी है एक कॉलम के अंदर, और दूसरे कॉलम के अंदर हमें लोकेशन देखने को मिलती है उनकी। तो जो पहला साइट है उसका नाम है बीरवानपुर। बीरवानपुर कहाँ पर लोकेटेड है ये कहा गया है। तो इसकी लोकेशन हमें वेस्ट बंगाल के अंदर देखने को मिलती है। बिल्कुल ठीक है ये पेयरिंग, तो ये पेयर ठीक है हमारे पास। पैसरा, पैसरा एक बिहार के अंदर की मेसोलिथिक साइट है, पैलियोलिथिक साइट भी हुआ करती है। तो पैसरा एक मेसोलिथिक और पैलियोलिथिक साइट है जो बिहार के अंदर हमें देखने को मिलती है। ये भी ऑप्शन, ये भी पेयर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है आदमगढ़। तो आदमगढ़ राजस्थान में नहीं, अभी हमने डिस्कस किया है आदमगढ़ के अंदर हमें रॉक पेंटिंग्स भी देखने को मिलती हैं, और ये मध्य प्रदेश का इंपॉर्टेंट साइट है। यहाँ से हमें अर्लीस्ट एविडेंसेस भी देखने को मिलते हैं डोमेस्टिकेशन के।
तो मध्य प्रदेश के अंदर है आदमगढ़। नेक्स्ट है लेखाकिया, उत्तर प्रदेश। तो ये पेयर भी बिल्कुल ठीक है। तो 1, 2 और 4 जो है वो बिल्कुल ठीक है, 3 जो है वो गलत है। तो हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर आर करेक्ट, तो करेक्ट के बारे में पूछ रहा है कि कितने पेयर करेक्ट है यहाँ पे। तो 3 पेयर यहाँ पर करेक्ट है, तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाए। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे की बात करेंगे, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू प्री हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री को लेके यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट है मीसोलिथिक साइट्स आर एसोसिएटेड विद पोट्री मेकिंग। तो ये स्टेटमेंट ही गलत लग रहा है, क्योंकि पोट्री मेकिंग की शुरुआत सबसे पहले हमें न्यूलिथिक पीरियड में ही देखने को मिलती है। लेकिन हम तब तक सारे स्टेटमेंट को पढ़ नहीं लेते हैं जब तक किसी कंक्लूजन पे हमको नहीं पहुंचना है। नेक्स्ट है हमारे पास एविडेंसेस ऑफ ग्रेव्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मीसोलिथिक पीरियड। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि सबसे पहले ग्रेव्स के एविडेंसेस हमें मीसोलिथिक पीरियड से ही देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है पटने। पटने एक साइट है महाराष्ट्र के अंदर, जहां से हमें ऑस्ट्रिच एग शेल के एनग्रेविंग के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। एक ऑस्ट्रिच एग शेल का टुकड़ा वहां पर मिला है। ऑस्ट्रिच का जो एग शेल होता है उसका एक टुकड़े के ऊपर वहां पर कुछ डिजाइन बनाए गए हैं, कुछ एनग्रेविंग्स किए गए हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल, इसके एविडेंसेस हमें पटने महाराष्ट्र से देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास भिमबेटका। भिमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, और 500 से ज्यादा रॉक पेंटिंग्स के एविडेंसेस हमें वहां से देखने को मिलते हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट यूनेस्को साइट भी इसको डिक्लेयर किया गया है। तो तीनों स्टेटमेंट ठीक है, बस स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो गलत हो जाएगा। पोट्री मेकिंग के अर्लीस्ट एग्जाम्पल हमें न्यूलिथिक पीरियड जो है वहां से देखने को मिलते हैं, ना कि मीसोलिथिक पीरियड से। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस डिस्कशन। इस डिस्कशन के अंदर हमने अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हुआ करते थे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस किया है। आपको एक आइडिया हुआ होगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, कैसे आपको उनको एड्रेस करना है। इसके अलावा जो क्यूआर कोड आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल का है, और इस क्यूआर कोड को स्कैन करके इस टेलीग्राम चैनल जिसका जो यूजर नेम है वो RS ब्रेनरी है, और आप लोग इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं फर्दर अपडेट्स के लिए। यहाँ पर क्विज वगैरह भी चलती रहती हैं, तो उनके अंदर भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो नोट्स हैं उनको भी यहाँ पर अपलोड किया जाता है। तो आपकी ओवरऑल जो जर्नी है, जो कॉम्प्रहेंसिव प्रिपरेशन है, उसके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका यूजर नेम है RS ब्रेनरी। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस सेशन। इस सेशन से बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को इससे फायदा हुआ होगा। अगर आप लोग किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर इस तरह का सेशंस चाहते हैं, तो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स के अंदर जो है वो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर, और हम लोग उसके ऊपर भी इस तरह के सेशंस लेके आएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हैव अ नाइस डे।